सभी देख रहे हैं न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ अंजलि त्यागी। आइए रुक करते हैं आज की ताजा तरीन खबरों की ओर। बांग्लादेश में हुई हिंसक घटनाओं के विरोध में भोपाल के बाजारों में बंद का आह्वान किया गया है। वहीं आपको बता दें कि ये बंद विभिन्न हिंदू संगठनों और व्यापारिक संघों द्वारा किया गया है, जो बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के खिलाफ हिंसा की निंदा करते हैं। बंद के कारण शहर के कई बाजारों में दुकानें और व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रहे। सार्वजनिक परिवहन भी प्रभावित हुआ है। पुलिस और प्रशासन ने शहर में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है और शांति बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम उठाए हैं। ये बंद बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के खिलाफ हिंसा के विरोध में एक मजबूत संदेश देने के लिए किया गया है। उसी क्रम में राजधानी भोपाल का न्यू मार्केट बाजार भी पूरी तरह से बंद नजर आया। वहीं हिंदू संगठन बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का कहना है कि पूरे देश में आज बैंड का आह्वान किया गया है। आपको बता दें कि बाजार बंद शाम 4 बजे तक रहेंगे। इसके बाद मार्केट को खोल दिया जाएगा। अपने शरीर की सारी ऊर्जा पूरे सामर्थ्य के साथ दोनों हाथ उठाकर बोलेंगे, भारत माता की। कुछ सूचनाएं हैं। जल पर जल है, टंकी भरा हो, हैंडपंप में हो, अपना कुएं में हो, नदी में हो, समुद्र में हो, ऐसे सनातन हिंदू भी कहीं भी हो, उसमें कोई भेद नहीं करना चाहिए। नारे लगाने वाले लोगों के भी लोग समर्थक रहते हैं, उनको ध्यान से देखना चाहिए। भले ही किसी भी दल में कोई व्यक्ति हो, उसे अपना देश और धर्म होने की आवश्यकता है। हम कोई भी अकेले किसी दूसरे धर्म में है वह सुखी नहीं रह सकते। हर प्रकार का भेदभाव न करके हम लोगों को एक मंच पर आना चाहिए, एक जगह रहना चाहिए। कोई भी माता और हिंदुओं के साथ है जो बांग्लादेश में दुखी हो रहे हैं, रूप से यहाँ व्यवस्थित है। इसके लिए आप सब सराहना के पात्र हैं और आपसे अपेक्षा भी है। अब इस विराट प्रदर्शन में एक महत्वपूर्ण चरण है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरुद्ध आयोजित भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन ने रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर राजेश वर्मा की नियुक्ति को लेकर आज एक अनोखा प्रदर्शन किया। एनएसयूआई के छात्रों ने विश्वविद्यालय के मुख्य गेट पर गधों को लेकर पहुंचे। इस दौरान उन्हें माला पहनाई और च्यवनप्राश भी खिलाया। एनएसयूआई का आरोप है कि जिस तरह से कहावत है कि घोड़ों को नहीं मिल रही है घास और गधे खा रहे हैं च्यवनप्राश, ठीक इसी तरह से रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में भी इसी तरह के हालात बने हुए हैं। एनएसयूआई के जिलाध्यक्ष सचिन रजक के साथ कार्यकर्ता रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के मुख्य गेट पर पहुंचे, जहां पुलिस ने उन्हें जबरन रोक लिया। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर राजेश वर्मा की नियुक्ति को लेकर भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन काफी समय से प्रदर्शन कर रही है और वह है कि उनकी नियुक्ति फर्जी तरीके से हुई है। कुछ दिनों पहले भी एनएसयूआई ने नकली नोट लेकर कुलपति के समक्ष पहुंची थी। इस दौरान भी विश्वविद्यालय प्रबंधन और एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं के बीच जमकर बहस हुई थी। इसके बाद एनएसयूआई ने दस्तावेजों के आधार पर उनकी नियुक्ति को फर्जी बताया था। एनएसयूआई के छात्र विश्वविद्यालय के भीतर गधों को लेकर घुसाना चाहते थे। इस दौरान पुलिस ने रोका। इसके चलते काफी देर तक कार्यकर्ताओं की पुलिस से झड़प भी होती है। वहीं एनएसयूआई के जिलाध्यक्ष का कहना है कि गधों को बुलाकर विश्वविद्यालय में प्रदर्शन किया गया है। इसके बावजूद भी अगर सरकार कुलपति डॉक्टर राजेश वर्मा का इस्तीफा नहीं देती है तो आगे आपको विश्वविद्यालय का घेराव किया जाएगा। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। जी भैया, आज गधा लेकर के आए थे। आज हम लोग यहाँ पर निरीक्षण करने आए थे रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में, क्योंकि कुलपति के पास तो समय नहीं है। यहाँ पर जब से बने हैं हफ्ते में 2 दिन तो यहाँ पर रहते हैं, उसके बाद भोपाल, दिल्ली और वहाँ पर रहते हैं, क्योंकि वो बात उनके पास लगातार आरोप लग रहे हैं, अनुभव नहीं है। यूजीसी का नियम कहता है प्रोफेसर बनने के लिए पीएचडी के बाद 10 साल का अनुभव होना चाहिए, परंतु इनके पास सिर्फ 3 महीने का अनुभव है, जिसका खुलासा एनएसयूआई ने कुछ दिन पूर्व किया है। अभी हम लोगों ने इस्तीफे की मांग को लेकर यहाँ पर आए। अगर इस्तीफा नहीं देता है एनएसयूआई उग्र आंदोलन करेगी। देखा जा रहा है कि लगातार आप लोगों की मुहिम जारी है, उसके बाद में भी अगर इस्तीफा नहीं दे रहे तो एनएसयूआई अनिश्चितकालीन के लिए धरने पे बैठेगी। इससे कोई दबने और डरने वाली नहीं है। सचिन रजक, जिलाध्यक्ष एनएसयूआई। नहीं, अब उनका कोई लिखित ज्ञापन तो नहीं था। आज माननीय नियमित कुलपति यहाँ हेडक्वार्टर पर नहीं है, प्रवास पर हैं। बाकी उनका कुलपति नियुक्ति के संबंध में कुछ उनका अपना कथन है, और जहाँ तक कुलपति नियुक्ति का प्रश्न है तो उनके नियोक्ता कुलाधिपति महोदय होते हैं, राज्यपाल महोदय होते हैं। उस संबंध में जो भी है निर्णय वो वहाँ से होते हैं। आपने इनसे चर्चा की क्या? नहीं, चर्चा नहीं, उन्होंने अपनी बात रखी है कि वो कुलपति जी के संबंध में कहा है, तो वो कुलपति जी के संज्ञान में है और कुलपति जी को जब आएंगे तो उनके और उनकी नॉलेज में डाल दिया जाएगा कि विद्यार्थी इस प्रकार से आए थे। क्या लगता है कि जिस तरीके से विद्यार्थी अपने कुलपति भवन में एक गधा लेके आना और एक
कुलपति के नाम ये शोभा देता है क्या? नहीं, बिल्कुल शोभा नहीं देता। ये अपने संस्कारों में नहीं है इस तरह की बात, और उनको बात रखने के अपने अपने ढंग होते हैं और बड़े शिष्ट और शालीन ढंग से भी अपनी बात को रखा जा सकता है। तो इस तरीके का प्रदर्शन उचित नहीं होता है। बाकी विद्यार्थी हैं, वो स्वतंत्र हैं अपने ढंग से अपनी बात रखें। आपने इनसे चर्चा नहीं करी? नहीं, वो हमसे जो चर्चा करने का स्तर, हम लोग वो माननीय कुलपति जी से मिलने आए थे, कुलपति जी आज हैं नहीं। जो जितनी बात हम अपने अधिकार क्षेत्र में रख सकते हैं उतनी बात की। कुख्यात बदमाश शिवू खान को गढ़ा पुलिस ने बड़ी मशक्कत के बाद गिरफ्तार कर लिया है। शिवू खान के खिलाफ बता दें कि हत्या समेत 15 से अधिक गंभीर अपराधों के मामले दर्ज है। वह लंबे समय से फरार चल रहा था और पुलिस के लिए सिरदर्द बना हुआ था। शिवू, जिसे पहले भी 3 बार पुलिस को चकमा देकर भागने में सफलता मिली थी, इस बार भागते वक्त एक पहाड़ी से नीचे गिर गया, जिससे उसके दोनों पैरों और हाथों में गंभीर चोटें आई हैं। घायल अवस्था में शिवू खान को जबलपुर के मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उसकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अस्पताल में पुलिस बल तैनात किया गया है। पुलिस ने बताया कि शिवू पर पहले भी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून NSA के तहत कार्यवाही हो चुकी है। उसके अन्य साथी विभिन्न अपराधों में पहले ही जेल में बंद है, लेकिन शिवू पुलिस की पकड़ से बाहर था। CSP देवेंद्र प्रताप सिंह जानकारी देते हुए बताया कि गढ़ा पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि शिवू इलाके में मौजूद है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की, लेकिन शिवू भागने की कोशिश करने लगा। इसी दौरान वे फिसलकर पहाड़ियों से नीचे गिर गया। इस घटना ने उसकी फरारी की कहानी को समाप्त कर दिया। पुलिस ने बताया कि शिवू पर हत्या, लूट, अवैध हथियार रखने और अन्य कई गंभीर अपराधों के मामले दर्ज है। वे इलाके में आतंक का पर्याय बन चुका है। उसकी गिरफ्तारी से क्षेत्र के लोगों ने राहत की सांस ली। फिलहाल गढ़ा पुलिस मामले की जांच कर रही है और ये सुनिश्चित कर रही है कि शिवू को न्यायिक प्रक्रिया के तहत कड़ी से कड़ी सजा मिले। पुलिस ये भी जांच कर रही है कि उसके फरारी के दौरान उसे किसने सहयोग किया। शिवू की गिरफ्तारी जबलपुर पुलिस की एक बड़ी सफलता मानी जा रही है। उल्लेखनीय है कि पकड़ा गया आरोपी शिवू खान उर्फ आसिफ मंसूरी अपराधी प्रवृत्ति का है, जिसके विरुद्ध थाना गढ़ा व शहर के अन्य थानों में हत्या का प्रयास, चोरी, बलवा, चाकूबाजी, अवैध वसूली जैसे दर्जन से अधिक अपराध पंजीबद्ध हैं। सराहनीय भूमिका आरोपी शिवू खान को पकड़ने में थाना प्रभारी नीलेश दोहरे, अनिल कुमार, योगेंद्र सिंह, हिमलेश वैद, सत्यनारायण, हरीश चंद, R शैलेंद्र पटवा, बालमुकुंद पटेल, पुष्पराज जाट, जावेद, धीरेन्द्र शुक्ला, आशीष प्रताप सिंह व क्राइम ब्रांच के धनंजय, वहीं वीरेंद्र सिंह, मुकुल गौतम, राजेश मिश्रा व गढ़ा संभाग के राजेश शुक्ला, विजय शुक्ला व ज्ञानेंद्र पाठक की सराहनीय भूमिका रही। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। सर, एक कुख्यात बदमाश है जिसे पुलिस ने गिरफ्तार किया है। हत्या के मामले में काफी लंबे समय से फरार चल रहा था, क्या कुछ घटना हुई? ये 1 नवंबर की रात्रि में दिनेश झारिया की चाकू मारकर हत्या की गई थी, जिसमें मुख्य आरोपी शिवू उर्फ आसिफ मंसूरी था, जो कि फरार चल रहा था। इसे पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। ये थाना गढ़ा क्षेत्र का कुख्यात अपराधी है, जिसके विरुद्ध मारपीट, हत्या के प्रयास जैसे पहले कई मामले पंजीबद्ध हैं। इसका जिला बदर वगैरह भी विचाराधीन है कलेक्टर महोदय के यहाँ पर। इसको कल रात्रि में मदन महल की पहाड़ियों से गिरफ्तार किया गया। सर, आरोपी का पैर में चोट है, प्लास्टर बना हुआ, मेडिकल में भर्ती है, क्या हुआ था ऐसा घटना? जब थाने पर इसके उपस्थित होने की सूचना मिली है तो थाने से टीम बना करके भेजा गया था, जो पुलिस को देख करके भागने का प्रयास किया है, जिससे मदन महल की पहाड़ियों से गिरने के कारण उसके पैर में और हाथ में चोट आई है। पूर्व में भी कई बार टीम ने इसको पकड़ने का प्रयास किया है, तो बहुत तेज़ी से भागता है और भाग करके जो है 3 बार इस घटनाक्रम को घटित करने के बाद लगभग 3 बार पुलिस से आमना सामना हुआ, लेकिन जो है ये चकमा दे करके और भाग गया। और इस बार भी भागने के प्रयास में इसको जो है गिरने से चोटें आई। सर, इसके ऊपर कितने मामले हैं और किस तरह के मामले दर्ज हैं? इसके ऊपर 10 से 12 मामले पंजीबद्ध हैं, जो कि शरीर संबंधी अपराध हैं, मारपीट, हत्या के प्रयास के मामले पंजीबद्ध। सर, ये कोई गैंग भी चलाता है? हाँ, इसके सहयोगी लोग हैं, जिनमें से निहाल केवट वगैरह वर्तमान में जेल में हैं, और अभी इसके अन्य साथियों की जो इस प्रकरण में वांटेड हैं, उनकी तलाश जारी है। लगभग कितने आरोपी इसमें थे और कितनों की गिरफ्तारी हुई है? इसमें 4 नामजद आरोपियों के विरुद्ध FIR दर्ज हुई थी। विवेचना में 4 आरोपियों के नाम और बढ़े हैं, और जिनमें से 5 शिवू खान को लेकर के 5 की गिरफ्तारी हो चुकी है। अभी 3 फरार चल रहे हैं, जिनकी गिरफ्तारी शीघ्र की जाएगी।
जबलपुर जिले के वर्गी में इन दिनों जमीनी विवाद काफी सुर्खियां बटोर रहा है। इस जमीनी विवाद में एक ही जमीन के दो पक्ष अपनी अपनी जमीन बता रहे हैं। हालांकि ये मामला काफी पुराना है, लेकिन ये अभी सुर्खियों में आया है। बता दें कि इस जमीन को चौधरी समाज अपनी जमीन बता रहा है, जिसके लिए दावा किया जा रहा है कि ये चौधरी समाज के पूर्वजों की जमीन है, जहाँ मवेशियों से संबंधित सभी कार्य किए जाते हैं। तो वहीं राजेश नंदन अग्रवाल भी यही दावा कर रहे हैं कि ये जमीन उनकी है और उनके पास इस जमीन से संबंधित कागजात भी मौजूद हैं। वहीं जमीन को लेकर चौधरी समाज राजेश नंदन अग्रवाल और उनके बेटों पर यह आरोप लगा रहे हैं कि ये एक भूमाफिया है जो पूरे वर्गी नगर पर अपना कब्जा करना चाह रहा है। इसके साथ साथ राजेश नंदन के बेटों पर महिलाओं के साथ अभद्रता और दुर्व्यवहार करने का आरोप भी लगाया जा रहा है। हालांकि जमीन को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा जमीन का सीमांकन करने के बात भी कही जा रही है। उनका मानना है कि जिसके पक्ष में जितनी जमीन है उनके हिस्से की उतनी ही जमीन दी जाएगी। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। ये कौन सा जगह है और क्या है ये पूरा मामला क्या है? जिला जबलपुर, ग्राम बरगी, वार्ड नंबर 6। भाई साहब, बात ये है कि ये ज़मीन जो पड़ी है पीछे, हाँ, जो ज़मीन जो पीछे पड़ी है, ये ज़मीन हमारे पूर्वजों की है। पूर्वजों की कैसे कि जो मवेशी का काम करते थे, गांव में जो भी मवेशी मरते थे उनको लाके यहाँ पे चिड़ाई फड़ाई का काम करते थे। हाल ही में कहानी ये बन गई कि कुछ अग्रवाल परिवार यहाँ पे कब्जा जमा रहे हैं, ध्वस्त रुतबा दिखा रहे अपने पैसा का, पावर का, कि हमारे पास इतना पैसा पावर, आप लोग यहाँ से भग जाओ। यहाँ गाली गलौज हमारी महिलाओं के साथ उनने गाली गलौज की, उनके परिवार के लोग आके, उनके जेंट्स लोग आके, उनकी कोई महिला नहीं है लेकिन जेंट्स लोग आके यहाँ गाली गलौज की है। महिला चमारों को भगाओ यहाँ से जूता मार के, इस टाइप से बातें की है। उनके ऊपर हमें अच्छे से उचित कार्रवाई भी चाहिए और प्लस ये ज़मीन हमारी और हमें ये ज़मीन चाहिए है। नहीं, ये कब्जा कौन कर रहा है यहाँ पर? कब्जा कोई नहीं कर रहा है। कब्जा ये हमारी ज़मीन है, इसमें कब्जा कर रहा है अग्रवाल परिवार। अग्रवाल परिवार यहाँ पे बस नहीं, वहाँ साइड में देखो आप, वहाँ पे भी कब्जा है। 40 डिसमिल ज़मीन। गुमटियाँ क्यों लगाई है आपने? जी, हमने अपने वो ठिकाना बनाया कि हम लोग यहाँ से रहेंगे, हम लोग अपने अपने तरीके से रह रहे हैं, गरीब आदमी है, हमें इतनी मिल जाए बहुत है, काफ़ी है। लेकिन ये बताओ आप कि उस दिन अधिकारी भी आए थे, अधिकारी कह रहे हैं कि ये शासन की जमीन। हाँ, अधिकारी जी आए थे, अधिकारी जी, तहसीलदार साहब महोदय जी बरगी के जो आए थे वो भी आए थे, नायब तहसीलदार जी। वहाँ पे महिलाओं से उनने उनकी बात करने के तरीके से भी आप जज करोगे। उनने महिलाओं से बोला कि आपको जो लगता है करो, आपको जो लगता करो, आप यहाँ नहीं रह सकते, ये शासन की ज़मीन है। भाई साहब, बात शासन की नहीं है। हमें तो यहाँ लगता है कि आप जाति सूतक शब्द में बात कर रहे हो, क्योंकि आप लोग चमारों को पसंद नहीं कर रहे बरगी में। ऐसा मेरा कहना और मेरी महिलाओं का कहना, क्योंकि यहाँ पे बरगी में बहुत ज़्यादा शोषण हो रहा है हम लोगों की, महिलाओं का और हम लोगों का। फिलहाल आप क्या चाह रहे हैं? हमें चाह रहा है कि ये हमारी ज़मीन है, ये ज़मीन हमको मिलना चाहिए। और दूसरी बात, उचित से उचित कार्रवाई अग्रवाल के ऊपर होना चाहिए, जिसने हमारी महिलाओं के साथ छेड़खानी करी और दारू पी के गाली गलौज किया, वहाँ पे भगाया, वहाँ से लट्ठा मार के। खदेड़ा महिला जानती नहीं, पढ़ी लिखी नहीं होती, लेकिन उनके साथ इतना शोषण किया है। बस यही चाहिए मुझे भाई साहब। और इसके बाद बस आपका चाहिए। आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम रामकिशोर चौधरी, मैं ग्राम बरगी से पिता बाजारी लाल चौधरी का बेटा हूँ और बस यही कर रहा हूँ मैं भी। बताइए, कहाँ का ज़मीन है और क्या पूरा मामला है? भाई, ये तो बहुत पुरानी ज़मीन है। मैं तो यहाँ कम से कम 50 साल हो गया मुझे देखते हुए, और मेरे सास ससुर जो है वो यहाँ कम से कम 150 साल पुराने हैं। कौन सा क्षेत्र है ये वार्ड नंबर 6 है, कहाँ? बरगी क्षेत्र है। ये जबलपुर से लगा हुआ है, 35 किलोमीटर दूर है। ये बरगी क्षेत्र है और ये 6 नंबर वार्ड है। और ये अब ये वाली ज़मीन है जो चौधरियों की है, लेकिन उन लोग कब्जा कर रहे हैं अग्रवाल, ठीक है ना। और वो प्राइवेट लोगों को जो नोट देते हैं ना, उनको बेच रहे हैं सीधे डायरेक्ट। और कब्जा छोड़ने लेडीज़ों को कुछ भी ऊट पटांग बात करते हैं। ये कोई बात करने की तमीज़ है लेडीज़ों को से जेंट्सों को? भाई, आपको अगर ज़रूरत है तो आप अपना नपाइए, अलग करिए उसका। वो ये बोलते हैं कि यहाँ से छोड़िए, और किसी को भी पुलिस वालों को लेके आते हैं, पैसा दे के पुलिस वाले लेके आते हैं। पुलिस वाले अजीब टाइप की बातें करते हैं लेडीज़ों से, उनको तमीज़ से बात करनी चाहिए ना। फिलहाल क्या मांगे हैं आप लोग की? क्या हम लोगों को ये जगह चाहिए। हम लोग यहाँ से 50 साल पुराने हैं, ये 150 साल पुराने, ये सियाने बैठ खड़े हुए हैं, ये सब देख रहे हैं। और इनकी ज़मीन है, वो आके कब्जा करके और बड़े लोगों को बेच रहे हैं। किसको बेच रहे हैं ये ज़मीन? ये जो भी आते हैं यहाँ, जो आजू बाजू के गाँव हैं, उन लोगों को, बाहरी लोगों को बेच रहे हैं। पैसा लेते हैं और बेचने के लिए कब्जा जता रहे हैं। हाँ, वो कब्जा जता रहे हैं। उनका है पीछे साइड है, लेकिन वो इस साइड कब्जा जा रहा है। ये यहाँ पे कुछ नहीं है, ये सब चौधरियों का है। आपका नाम? मधु चढ़ार। अग्रवाल जी, एक आरोप लग रहा है ज़मीन को लेकर, पूरा मामला है जी। चौधरी परिवार जो है आप पर आरोप लगा रहा है कि लगातार आप जो है ज़मीन पे कब्जा कर रहे हैं जी। किस तरीके से पूरा मामला है, विस्तार में?
मैं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार से राजेश नंदन अग्रवाल हूँ और मेरे पिताजी ने यह ज़मीन स्टेशन रोड पर सन 1942 में विक्रय पत्र के माध्यम से क्रय की थी, जिसकी बाकायदा हमारे पास सत्य प्रतिलिपि की कापी उपलब्ध है। चूँकि जगह मेन रोड की है और चूँकि हमारी वो उसमें हमारा कब्जा है, तो वहाँ पे अभी 2 दिन पहले इन लोगों ने समूह बना के अराजक स्थिति से अवैधानिक तरीके से 30-40 लोगों ने इकट्ठे होके वहाँ अपना प्लाट टाइप से खूंटी गाड़ ली, बल्ली गाड़ ली और रस्सी गाड़ के वहाँ कब्जा तरीका अपना बताया कि हम सरकारी है ये, हम यहाँ नहीं छोड़ेंगे। हमने मना किया, फिर इसके बाद नहीं माने तो हमने पुलिस थाना में रिपोर्ट की और इसके बाद तहसील कार्यालय में आवेदन दिया। सारे डॉक्यूमेंट्स हमने आज तक के सन 1954 के भू अधिकार अभिलेख, 1991 का नवीन बंदोबस्त की नकल, खसरा, नक्शा, रजिस्ट्री की कॉपी और हमने सब ये उपलब्ध कराई। निरीक्षण करने के बाद माननीय तहसीलदार जी ने स्थल मुआयना किया और इनको निर्देश दिया अवैधानिक कब्जा करने वालों को कि यहाँ से अभी आप कुछ ना करेंगे, आप सोमवार को वहाँ दस्तावेज यहाँ पे अपने आपके पास कोई कागज़ हो तो आप जमा करें। तो इन अवैध कब्जाधारियों ने कहा कि हमारे पास कागज़ नहीं है और हम यहाँ से नहीं हटेंगे और हम कब्जा करेंगे। तो तहसीलदार साहब ने उनको मना किया कि ऐसा आप अवैधानिक तरीके से कोई काम ना करें, आप अपने पास कागज़ हैं या जो भी बात आपको रखना है सोमवार को तहसील कार्यालय में आएँ, आप दोनों पक्षों को मैं सुनूंगा। तो आज जो है तहसील कार्यालय में क्या बातचीत हुई, क्या बात रखी गई? तो आज सोमवार को अवैध कब्जा, हमारी ज़मीन के अवैध कब्जाधारियों का समूह बन के फिर इकट्ठा हुआ और हम भी पहुंचे अपने कागज़ों के साथ। तो तहसीलदार महोदय ने पूरी सुनवाई की, जांच उपरांत उन्होंने हमारे कागज़ों का निरीक्षण किया। इनके पास कोई पेपर ज़मीन से संबंधित नहीं पाए गए और सीमांकन के उन्होंने आदेश दिए हैं। कल सीमांकन होगा। तो फिलहाल अब क्या आप तैयार हैं सीमांकन के लिए? सीमांकन के लिए तैयार हैं। हमको जितनी ज़मीन है शासन हमको नाप के देगा, हम उसमें काबिज हैं और हमको 3-4 पहले बार नाप हो चुका है, उसी के अनुसार हम काबिज हैं। हम कहीं कोई उसमें इधर उधर नहीं हैं। हम आरोप लग रहा है जो निराधार है। आपका नाम बताइए? राजेश नंदन अग्रवाल। राजधानी भोपाल में आज मध्य प्रदेश चावल उद्योग महासंघ के बैनर तले का आयोजन किया गया, जिसमें मध्य प्रदेश के मिल संचालक एकत्र हुए और अपने अपग्रेडेशन के पैसे न मिलने के चलते ये लोग काफी नाराज हैं। इनके द्वारा लगभग 800 करोड़ रुपए मिलेंगे और 200 करोड़ रुपए अपग्रेडेशन के न मिलने की वजह से नाराज हैं। शासन को इस साल चावल की खरीदी में सहयोग नहीं करने की बात कही है। अपने नुकसान को शासन के सामने रखा कि हमें मिलिंग करने में इतना नुकसान हो रहा है, पूरी 67% यील्ड हमारी धान में नहीं आ रही है। तब हमारे जो अधिकारीगण थे उस पीरियड में माननीय अभिजीत अग्रवाल जी, माननीय फैज अहमद किदवई साहब, उन्होंने शासन के सामने हमारी समस्याओं को रखा और माननीय शिवराज जी ने अपने मुख्यमंत्री काल में उस 25 रुपए को बढ़ा के प्रोत्साहन राशि को 50 रुपए किया। लेकिन उस 25 रुपए के बढ़ने से हमारी जो नुकसान था वो कहीं से भी पूरा नहीं हो रहा था। उस वक्त भी जो हमारा दल गया था और उन्होंने अपनी बात रखी कि ये 25 रुपए हमारे नुकसान को कहीं से भी पूरा नहीं करेगा और अगर केंद्रीय पूल में परिधान देना है तो रकम को बढ़ाना पड़ेगा। 2-3 महीने ऐसे ही चला। उन्होंने तमाम कमेटियां बनाई, 5 मंत्रियों का एक कमेटी बना के उन्होंने पूरी गणना करी और उन्होंने उसको डिनाई कर दिया कि नहीं भाई, रेट नहीं दिया जाना चाहिए। 2 महीने 3 महीने उन्होंने मिलिंग करा के देख लिया। जब शासन ने देखा कि केंद्रीय पूल में नहीं जा रहा है तो माननीय किदवई साहब ने सारे तथ्यों को शासन के सामने रख के, और हमारी डिमांड उस पीरियड में 200 रुपए तक की थी और उन्होंने 250 रुपए हमें दिया। जो क्या नाराजगी है आप लोगों की सरकार से? एक्चुअली में भाई साहब ऐसा है कि हम लोग आज पूरे मध्य प्रदेश से जो भी उपार्जन जिले वहाँ से संबंधित जितने भी हम मिलर्स भाई लोग हैं वो सब लोग हम आज भोपाल में इस मंच के नीचे सब लोग उपस्थित हुए अपनी एक ज्वलंत मुद्दे को लेकर, क्योंकि हम शासन को उपार्जन जो होता है शासन करती है उपार्जन धान का, उसमें एक सहयोगात्मक रूप से और शासन के निर्देश पे हम लोग कार्य करते हैं और विगत कई वर्षों से हम करते आ रहे हैं।
हमने पूर्व से इनसे शासन से हमको जो नुकसान होती है उसकी भरपाई के लिए हम मांग करते भी आए हैं। एक मांग हमारी बहुत प्रमुखता से आज से 10 वर्षों पीछे से भी होते आ रही कि आप शासन अपने धान जो उपार्जन करती है किसानों से उसका टेस्ट मिलिंग करा ले। शासन टेस्ट मिलिंग कराने में असमर्थ है क्योंकि केंद्र सरकार से इनको निर्देश नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनको परमिशन नहीं देती। तो शासन ने पूर्व में एक निर्णय लिया था, एक मंत्रिमंडल कमेटी बना के और कैबिनेट में प्रस्ताव ला के कि जो इनको नुकसान होता है टेस्ट मिलिंग तो हम नहीं करा पा रहे हैं, पर जो नुकसान होती है उसकी भरपाई हम एक अपग्रेडेशन जिसका वर्ड दिया गया प्रतिपूर्ति राशि उसके रूप में हम आपको देंगे। तो उस राशि का आज तक पिछले जैसे हमारे पिछले उपार्जन के पूर्व हमको वल्लभ भवन में बुला के हमारी जो कमेटी चावल उद्योग महासंघ को बुला के तात्कालिक जो पीएस थे उमाकांत उमराव जी उनने एक आश्वासन दिया था कि जैसे ही इस बार सरकार नई गठन हो रही है हम पहली कैबिनेट में आपका ये प्रस्ताव लाकर आपको अपग्रेडेशन राशि की मांग पूरी कराएंगे, आप लोग मिलिंग कार्य में जाइए। हम लोग उनकी बातों को मानते हुए मिनट्स में उनने शामिल किया था, मानते हुए हम लोग मिलिंग कार्य में पूरा प्रदेश जुड़ गया। उस दौरान हमने इनको सहयोगात्मक रूप से जो बारदाने हमको 50% बारदाने हमको ही देना पड़ता है, उसी बारदाने के आधार पर इनकी धान उपार्जन होती है। साथ में हम उसका उसी समय पे परिवहन का कार्य करते हैं, मिलिंग का कार्य करते हैं। मिलिंग के दौरान इनको हमको फोर्टिफाइड कर्नल जिसको हम फोर्टिफाइड राइस बोलते हैं वो भी हमको खरीद के इसमें मिलाना पड़ता है और उसके उपरांत हम इनको CMR चावल जमा करते हैं। इनके निर्देशानुसार हमने साल भर इनके उपार्जन के दौरान जैसे जैसे इनके आदेश आते गए मुख्यालय से वैसे वैसे हमने FCI में भी परिधान किया, सिर्फ इसी बात को इनके मान के कि जब जो भी हम कार्य कर रहे हैं उसका हमको एक नियत समय पे नियत तिथि पे भुगतान शासन द्वारा किया जाएगा। पर आज दुर्भाग्य बारदानों का भुगतान पिछले उपार्जन का अभी तक बकाया भाई साहब, और जो पिछला हमने परिवहन भी किया इनका धान का वो भी बकाया, पिछले जो मिलिंग की है वो भी बकाया है। हमने जो इनके फोर्टिफाइड कर्नल्स राइस जो मिलाए हैं अपने चावल उसका भुगतान बकाया है। FCI में जो परिधान किए उसमें अपग्रेडेशन राशि मिलने की कितनी राशि बकाया? ये लगभग 1000 करोड़ का मामला है पूरे प्रदेश में अपग्रेडेशन की राशि को साथ में लेकर। आज हमें मजबूरन शासन से हमारी लगभग 2 महीनों से लगातार उपार्जन के पूर्व से PS मैडम के साथ, कमिश्नर साहब के साथ, मुख्यालय स्तर पे हम लोग लगातार इनसे संपर्क, हर 10 दिन में इनसे बैठकें हो रही हैं, जिला कलेक्टर के माध्यम से हमसे जानकारी भेजी जा रही हैं, पर अभी तक हमारे समस्याओं पे इनने कोई भी निराकरण नहीं किया। माननीय मुख्यमंत्री जी को भी हमने, माननीय खाद्य मंत्री जी को प्रयास किया, खाद्य मंत्री जी ने हमारे साथ एक मीटिंग भी की, उन्होंने आश्वासन दिया, पर उस आश्वासन के बाद भी आज 15 दिन गुजर गए, कोई भी निराकरण नहीं आया। माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से अभी तक हमें समय नहीं मिला है, तो आज हमें मजबूरन यहाँ अपनी मिलों की चाबी लेकर आनी पड़ी है। आज पूरा मंच के नीचे हम सभी मिलने से एकत्रित हुए। मैं राकेश भटेरे चावल उद्योग महासंघ का संरक्षक हैं, आप आशीष अग्रवाल जी महासंघ के अध्यक्ष हैं। आप आ जाइए। क्या नाराजगी सर आप लोग की सरकार से? भाई साहब, शासन द्वारा दिसंबर 2023 को वल्लभ भवन में आदरणीय तत्कालीन जो प्रमुख सचिव महोदय की अध्यक्षता में जो बैठक आयोजित की गई थी उसमें उनके द्वारा हमें अपग्रेडेशन राशि दिए जाने का के संबंध में आश्वासन दिया गया था, लेकिन पूरा 1 साल बीत जाने के बाद भी अपग्रेडेशन राशि दिए जाने संबंध में आदेश आज दिनांक तक जारी नहीं हुए हैं। साथ ही प्रदेश के मिलर्स के द्वारा 2022-23 और 23-24 में जो मिलिंग का कार्य किया गया है उसका लगभग 800 करोड़ और अपग्रेडेशन राशि का 200 करोड़, ऐसे टोटल 1000 करोड़ रुपए शासन से हमारे प्रदेश के मिलर्स का बकाया है, जिसकी वजह से मिलर्स की आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब है। और मिलर्स शासन द्वारा भी जो 2024-25 का उपार्जन कार्य किया जा रहा है इसकी मिलिंग कार्य करने में समर्थ नहीं है। इसकी वजह से हम लोगों ने सामूहिक रूप से पूरे प्रदेश के मिलर्स ने ये फैसला लिया है कि जब तक शासन हमारी मांगों को पूरी नहीं करेगी तब तक हम में से कोई भी प्रदेश का मिलर न तो समितियों में धान खरीदी हेतु बारदाना प्रदाय करेगा और ना ही कोई मिलर 24-25 में जो उपार्जित होने वाली धान है उसका अनुबंध करेगा। धन्यवाद। आशीष अग्रवाल। कालीचरण महाराज की प्रेस कॉन्फ्रेंस, रघुपति राघव राजाराम, देश बचा गए नाथूराम, गांधी जी दुरात्मा, नाथूराम गोडसे महात्मा। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के 3 बच्चे पैदा करने की बात का समर्थन किया, कहा हिंदुओं को 10 बच्चे पैदा करना चाहिए। पाकिस्तान में जितना सम्मान हिंदुओं का है उतना ही मुस्लिमों को भारत में सम्मान मिलना चाहिए। देश के हिंदू एक साथ आए, वर्ण व्यवस्था पूरी खत्म हो, जन्म आधारित कोई वर्ण न हो, स्कूल में बच्चों की जाति लिखने पर रोक लगे, साधु संतों को राजनीति में आना चाहिए, धन नहीं है इसलिए मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, वक्फ वोट खत्म कर देना चाहिए, हिंदू विरोधी सभी कानून खत्म होना चाहिए। निस्संशय जो सत्य बोलेगा उसको जान से मारने की धमकियां आएंगी, लेकिन उससे धीरेन्द्र शास्त्री जी डरने वाले थोड़ी है। जो जिन्होंने हिंदुत्व का बीड़ा उठा लिया है वो मरने से थोड़ी डरने वाले हैं। पुलिस केस से भी नहीं डरेंगे और मरने से भी नहीं डरेंगे। भारत में जातिवाद बढ़ाने का आरोप ब्राह्मणों पर ही लगता है। अब लगे हमारा कर्तव्य, किसको क्या आरोप लग रहा है इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है अभी जितने भी साधु लोग हैं वो कितना सक्रिय है सड़े हुए जातिवाद को त्यागने में। सभी साधुओं से हाथ जोड़ के विनती करता हूं आपके क्षेत्रों में
हिंदुत्व को बचाने के लिए सड़े हुए जातिवाद वर्णवाद को खत्म करने के लिए मदद करिए। भारत भूमि को स्वर्ण भूमि जगत गुरु चक्रवर्ती सम्राट बनने के लिए ये सड़ा हुआ वर्णवाद जातिवाद खत्म करना अत्यंत आवश्यक है। अपने अपने क्षेत्र में जो साधु लोग काम कर रहे हैं उनको कोटि कोटि धन्यवाद है, साधुवाद है। सभी साधु ऐसा करें। महाराज जी, आपने कुछ समय पहले गांधी जी को लेकर आपत्तिजनक बयान दिए थे, अभी वर्तमान लगा दी जाती है, कभी कुछ कर दिया, तो आप लोग क्या देख रहे हैं? क्योंकि हिंदू फालतू के सहिष्णुता में है। तू अच्छा बच्चा है तू चुपचाप बैठ, तू अच्छा बच्चा है चुप बैठ, नहीं। यह हमें फालतू की जो सहिष्णुता सिखाई जाती है, फालतू की जो अहिंसा सिखाई जाती है, अहिंसा परमो धर्म, भंपक चीज एक नंबर की खोटी चीज है अहिंसा परमो धर्म। महाभारत के अनुशासन पर्व का वाक्य है अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च। यहाँ पर धर्म शब्द का अर्थ है कर्तव्य, यहाँ पर, क्योंकि धर्म शब्द का अर्थ है अध्यात्म विज्ञानम जीवनात् धारयते इति धर्म है। ईश्वर को पाने का साइंस जीवन में धारण करना धर्म है। धर्म शब्द का अर्थ एक कर्तव्य भी होता है, कर्तव्य धर्म, एक गुण भी होता है गुण धर्म, एक होता है स्वभाव, स्वभाव धर्म। लेकिन सार्वभौम अर्थ है ईश्वर को पाने का साइंस अथवा परम सत्य को पाने का साइंस, वो है धर्म, अध्यात्म विज्ञानम जीवनात् धारयते इति धर्म है। अब यहाँ महाभारत के अनुशासन पर्व में जो लिखा हुआ है अहिंसा परमो धर्म है, धर्म हिंसा तथैव च, इसका मतलब है अच्छे को छेड़ना नहीं और बुरे को छोड़ना नहीं। अगर मिलिट्री को फालतू की अहिंसा सिखा दी जाए, पुलिस को फालतू की अहिंसा सिखा दी जाए तो देश में आतंकवादियों सत्यानाश मचा देंगे। मिलिट्री को सिखा दिया जाए तो पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश निकल जाएगा, देश को निकल जाएगा। फालतू की अहिंसा कोई काम की नहीं है। जहाँ पे जरूरी है ठोकना वहाँ ठोके जाना चाहिए। महाराज जी, मध्य प्रदेश सरकार सुशासन और राम क्या बोलूँ किस संदर्भ में गुरुजी हाँ। कॉन्फ्रेंस है और क्या शेयर करना चाहते हैं? नीम करोड़जी जी महाराज क्या 125वां जन्म दिवसोत्सव प्रकटोत्सव है, उसके लिए भोपाल आए हैं। सभी हिंदू धर्म प्रेमियों को मैं निवेदन करता हूं कि इस कार्यक्रम में पधारें और धर्म धारणा करें। नीम करोड़ी बाबा के आशीर्वाद से हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए एकीभूत होवे और नीम करोड़ी महाराज का सम्मान करें। सभी साधुओं के तरफ से, सभी धर्मनिष्ठ लोगों के तरफ से मैं नीम करोड़ी महाराज के चरणों में नमस्कार करता हूँ। ओम काली जी। आप भी हिंदू राष्ट्र बनाने का समर्थन कर रहे हैं? जी, निस्संशय हिंदू राष्ट्र होना ही चाहिए। महाराज जी, क्यों जरूरी है हिंदू राष्ट्र बनाना? क्योंकि अगर हिंदू राष्ट्र नहीं बनता तो बांग्लादेश जैसी कंडीशन, पाकिस्तान जैसी कंडीशन हिंदुओं पर यहाँ पे भी आने की प्रबल संभावनाएं हैं। इसलिए हिंदुओं को एकीभूत होकर हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए उद्यत होना चाहिए। आपकी तरफ से क्या प्रयास किए जा रहे हैं? राजनीति का हिंदूकरण करना और हिंदुओं को वोटर बैंक बनाने में सहयोग करना, यह हमारा विशेष प्रोग्राम है, यह हमारा विशेष उद्देश्य है। इसलिए हम जगह जगह हिंदू धर्म जागरण महासभाओं के माध्यम से हिंदुओं को एकीभूत होके वोटर बैंक बनाने का प्रयास कर रहे हैं। हिंदुओं में जात पात बहुत ज्यादा है। जी, निस्संशय वर्णवाद माने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और 2378 जातियों का जातीयवाद हिंदुओं को खाए जा रहा है, हिंदुओं का सर्वनाश किए जा रहा है। अगर हिंदुओं को अपना संरक्षण चाहिए तो उन्होंने ये सड़ा हुआ वर्णवाद और जातीयवाद पूरी तरह से नष्ट कर देना चाहिए। स्कूलों के दाखिलों पर से जाति का नाम ही हटा दिया जाना चाहिए। बाबा बागेश्वर भी बार-बार यात्रा निकालना है, कह रहे हैं हिंदू एक भाई भाई हैं। क्या जी? बाबा बागेश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री यात्रा निकाल रहे हैं हिंदुओं को लेकर। हाँ जी, 1 करोड़ हिंदू की आवश्यकता है। होना ही चाहिए। सिर्फ 1 करोड़ नहीं है, हिंदू जो भारत के 94 करोड़ हिंदू है वो सारे के सारे एकीभूत हो जाएं और वोटर बैंक में परिवर्तित हो जाएं। बागेश्वर धाम जी महाराज का मैं पूरी तरह से समर्थन करता हूं और सभी हिंदुओं को आपके सभी चैनलों के माध्यम से हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि सड़ा हुआ वर्णवाद, जातीयवाद तोड़ते हुए बागेश्वर बाबा को सपोर्ट करिए, उनके हिंदुओं के एकीभूत करने के अभियान में शामिल होइए। वही शंकराचार्य हिंदू वो कह रहे हैं कि वर्ण व्यवस्था प्राचीन है तो वर्ण व्यवस्था खत्म नहीं होनी चाहिए। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्तारमव्ययम्, ये भगवद गीता का वाक्य है। चारों वर्णों की रचना गुण और कर्मों से है। जन्म से कोई भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र नहीं है, इसलिए कर्म से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र होता है।
इसलिए जन्म से ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र मानना यह महापाप है। भगवत गीता के अनुसार भगवान के विरोध में जाना है। इसलिए सभी हिंदुओं ने वर्णवाद जातीयवाद का त्याग कर देना चाहिए। राम भद्राचार्य जी ने एक बयान दिया है, उन्होंने प्रियंका गांधी पर आरोप लगाए हैं कि जब सांसद चुनी गई उसके बाद गायों को वहां पर काटा गया, गाय के खून से उनका स्वागत सत्कार किया गया। कांग्रेस की नीति थी कि पिंक क्रांति करे, जगह जगह कत्ल खाने खोले, गाय काटे, बैल काटे और भारत बीफ एक्सपोर्टर बने दुनिया का सबसे बड़ा, ये उनकी योजना ही थी। तो वो ऐसा करे तो उसमें कोई आश्चर्य नहीं है। उन्होंने खुद घोषणा करी है कि वो मुसलमानों की पार्टी है। बच्चे पैदा करने की बात समर्थन करते हैं। निस्संशय 10 बच्चे पैदा करें हिंदू लोग। सर, भारत में आज भी तो बीफ एक्सपोर्ट हो रहा है। भारत मतलब दुनिया के टॉप 5 देशों में आ रहा है बीफ एक्सपोर्ट करने में। आज भाजपा की सरकार है। निस्संशय चोरी छिपे, निस्संशय गायें काटी जा रही, 1 लाख गोवंश रोज काटे जा रहा है। इस पर अगर नियंत्रण चाहिए तो हमें कट्टर हिंदुवादी राजा लोग सभी क्षेत्रों से चुन के भेजना चाहिए राजनीति में। 4150 विधायक, 545 लोकसभा सांसद, 250 राज्यसभा सांसद हैं। ये सभी के सभी पूर्णतः धर्मनिष्ठ हिंदुवादी होने चाहिए, तो ही हम संपूर्ण गोवंश हत्याबंदी का केंद्रीय कानून बना सकते हैं, लव जिहाद विरोधी कानून बना सकते हैं। CAA, UCC, NRC पूरी तरह से लागू करके 7 करोड़ रोहिंग्या जो भारत में घुसे हुए हैं उनको बाहर फेंक सकते हैं, दूध में गिरी हुई मक्खी के जैसा, अगर हम राजनीति का हिंदूकरण कर देते हैं तो। और हमारा यही उद्देश्य है। बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, उसको लेकर आप लोगों का क्या मतलब? भारत सरकार का यह प्रधान कर्तव्य होना चाहिए, सिर्फ बांग्लादेश में ही नहीं पूरी दुनिया में जहां पर भी हिंदू है उनके लिए भारत के रास्ते खुले कर देने चाहिए, क्योंकि हिंदुओं की ये हिंदुस्तान मूल भूमि है। ये भारत भूमि के सिवा हिंदू जा भी कहाँ सकता है, यहाँ पर ही उसका संरक्षण संभव है। और तत्काल अपने विशेषाधिकारों का इस्तेमाल करते हुए भारत सरकार को मैं निवेदन करता हूं कि बांग्लादेशी हिंदुओं को शीघ्रतापूर्वक भारत में स्थापित करें, उनके आर्थिक उन्नति की व्यवस्था करें जिससे वो सुरक्षित हो सकें, नहीं तो वो खत्म होने के कगार पे हैं बांग्लादेशी हिंदू। महाराज जी, ये जो आप बात कर रहे हैं हिंदुओं को लेकर, तो क्या जो संसद है, जो विधानसभा है, वहाँ भी साधु संत महात्माओं को वहाँ पहुँचना होगा, चुन के जाना होगा? साधु संत महात्मा लोग जो आर्थिक स्थिति से सक्षम हैं, जिनको राजनीति में अच्छा दिमाग चलता है, वो निस्संशय राजनीति में घुसे और धर्म संस्थापना के लिए राजनीति में सक्रिय होवे, क्योंकि हिंदू समाज राजाओं को पूजने वाला है। भगवान श्री रामचंद्र प्रभु राजा थे, राजनीति करते थे। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज राजा थे, राजनीति करते थे। छत्रपति शिवाजी महाराज राजा थे, राजनीति करते थे। भगवान बुद्ध राजा थे, भगवान महावीर राजा थे। पुण्य श्लोक माता अहिल्या देवी होलकर महारानी थी, राजराजेश्वर चोल महाराजा थे, राजनीति करते थे। ये सब लोग राजा लोग हैं जिनको भारतीय समाज पूजता है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज भी राजा जैसे ही थे, उनके पास में हजारों सेना की फौज थी धर्म रक्षण के लिए, राष्ट्र रक्षण के लिए। तो हम राजाओं को पूजने वाला समाज है हिंदू समाज, लेकिन राजनीति से घृणा करता है राजाओं को पूजते हुए भी। राजनीति से घृणा छोड़ देनी चाहिए हिंदुओं ने, और 100% वोटर बैंक बनते हुए हिंदू हित की बात करने वाले को वोट करना चाहिए, जिससे हम हिंदू राष्ट्र की स्थापना कर सके। क्योंकि अगर हमें राम राज्य चाहिए तो राजा राम चाहिए, अगर हमें हिंदवी स्वराज्य चाहिए तो राजा छत्रपति शिवाजी महाराज चाहिए। हिंदवी स्वराज्य की स्थापना के लिए, हिंदुओं के स्वराज्य की स्थापना के लिए, भारत हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए राजनीति का हिंदूकरण करना और हिंदुओं को 100% वोटर बैंक बनना अत्यंत आवश्यक है। इसमें सबसे बड़ा विघ्न सड़ा हुआ वर्णवाद और सड़ा हुआ जातीयवाद ही है। इसको पूरी तरह से हमें विष के जैसा त्याग देना चाहिए। आज से 2 दिनों तक भोपाल के वाल्मी परिसर में चलेगा प्रशिक्षण में 8 राज्यों मध्य प्रदेश, केरल, गुजरात, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पंजाब और पांडिचेरी के प्रतिभागी होंगे शामिल। उद्घाटन सत्र में पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल हुए शामिल। भारत सरकार ने युक्त धारा रिमोट सेंसिंग पोर्टल लॉन्च किया है। यह पोर्टल रिमोट सेंसिंग के जरिए डेटा जुटाएगा, जिससे कृषि क्षेत्र के विकास में काफी मदद मिलेगी। इसके साथ ही मनरेगा की संपत्तियों को सुविधाजनक बनाया जा सकेगा। इसरो और ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा युक्त धारा पोर्टल बनाया गया है। इस पोर्टल की मदद से मनरेगा के तहत चल रहे कार्यों और दर्ज संपत्तियों की जानकारी जुटाई जाएगी। ये पोर्टल ग्रामीण विकास से जुड़े कार्यों को पूरा करने में मदद करेगा, साथ ही कृषि विकास के क्षेत्र में अहम भूमिका निभाएगा। इस पोर्टल के जरिए अलग अलग प्रकार की थीमेटिक परतों, मल्टी टेम्पोरल, हाई रेजोल्यूशन, अर्थ ऑब्जर्वेशन, डेटा और एनालिटिकल उपकरणों को एक साथ एकत्रित किया जा सकता है। भारत सरकार का एक सराहनीय प्रयास है कि मनरेगा के जितने भी काम होंगे उनको इसरो और भारत सरकार ग्रामीण विकास मंत्रालय
दोनों ने एक ही धारा डाल के पोर्टल की शुरुआत की। पहले भी प्रधानमंत्री सड़कों के लिए ये काम हो चुका है और बहुत छोटे स्ट्रक्चर्स को भी इसको कवर किया है। साथ में जितनी हमारी जमीनें हैं उनके भी रिकॉर्ड हमारे पास में बेहतर तरीके से होंगे। यहाँ 7 राज्यों के लोग आए हैं, 8 राज्यों के लोगों को आना था। पांडिचेरी में तूफान के कारण उस राज्य के लोग इसमें सहभाग नहीं कर सके, लेकिन मैं भारत सरकार को हृदय से धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने मध्य प्रदेश को इस बात के लिए अवसर दिया। बाल्मी बेहतर ढंग से इस प्रशिक्षण को ऑर्गेनाइज करेगी, क्योंकि इसमें हमारी भारत हासिल है। मैं सबको शुभकामनाएं देता हूँ। संबल योजना के तहत आज बड़ी सौगात मिलने जा रही, करीब 10,000 सिंगल क्लिक से लगभग 10,000 के आसपास जो हमारे लंबित प्रकरण थे उनको राशि पहुंची। सर, जो बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है उसको लेकर कांग्रेस कह रही है कि प्रदर्शन तो ठीक है, लेकिन सरकार को बात करनी चाहिए वहाँ के हिंदुओं को। सरकार मुस्तैद है, सरकार काम करती है और कर रही है। पंजाब में